कैसे हो, सब बढ़िया। बहुत बढ़िया। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट की थी, आप सभी को याद होगा। एक्सरसाइज 3.5 ऐसे कंप्लीट की, यानी कि उसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है वो बाकी थे, वो अपने को नहीं करने के, बराबर। अब इसके आगे एग्जाम्पल है हाइट एंड डिस्टेंस के, वो भी नहीं करने के हैं। और दो एग्जाम्पल है वो आप कर लेना। अब अपने को चैप्टर कंप्लीट करने के, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन 2-3 छोटी सी बातें हैं वो मुझे आपसे करनी है। पहले इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन किसको कहते हैं? आएगा तब सोचेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन दैट इज सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, सपोज f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सपोज f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं x की वैल्यू लेता हूं, इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू। सपोज मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, तो 1 लूंगा तो y कोऑर्डिनेट इज 1, x कोऑर्डिनेट 2, देन y कोऑर्डिनेट इज 4, x कोऑर्डिनेट 3, देन y कोऑर्डिनेट इज 9। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन f(x) की वैल्यू इंक्रीजिंग होती है। क्या होती है? इंक्रीजिंग। तो ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीज फंक्शन। सपोज y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू 1/x लेता हूं, 1/x। तो मैं x की वैल्यू लेता हूं, इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू मुझे क्या मिलती है वो सोच रहा हूं। सपोज 1, तो 1/1 तो 1 ही होगा वो तो। अब 2 लेता हूं तो 1/2, 0.5। 3 लेता हूं तो 1/3, यानी कि शायद 0.33 है। 4 है 1/4, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। तो यहाँ पे देखो अब क्या होता है, तो y की वैल्यू कम होती जाती है। कैसी होती है? स्मॉलेस्ट होती जाती है। 2 के लिए 1/2 0.5, 3 के लिए 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, यानी कि x की वैल्यू बढ़ रही है। x की वैल्यू हम ज़्यादा ही लेते हैं। देखो x की वैल्यू तो हम ज़्यादा लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम ज़्यादा ही लेते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो कम होती है। तो ये जो फंक्शन हुआ वो डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। वो कौन सा फंक्शन हुआ? डिक्रीज फंक्शन हुआ। ओके, यानी 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है। सपोज f(x1) लेस देन f(x2), सपोज f(x1) लेस देन f(x2), दिस इंप्लाइज f(x1) लेस देन f(x2) होता है, यानी इक्वालिटी वही की वही रहती है। तो ये फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। देन f इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाइज f(x1) लेस देन f(x2). लेस देन f(x2) हो तो भी चले और लेस देन और इक्वल टू हो तो भी चले, बराबर। Then we say that this function is a increase function. तो increasing function में क्या है? तो x1 less than x2, this implies f(x1) यहाँ पे less than है, तो यहाँ पे greater than और equal to हो जाता है। तो ये फंक्शन को हम increase फंक्शन कहते हैं। यानी कि इक्वालिटी लेस देन की थी तो ग्रेटर देन की हो गई। समझ, आपके पास इक्वालिटी ग्रेटर देन की इधर लिखते हो तो सामने लेस देन और इक्वल टू की इक्वालिटी हो जाए, तो ये फंक्शन को हम डिक्रीज फंक्शन कहते हैं। वैसे यहाँ भी x1 ग्रेटर देन x2, यहाँ पे इक्वालिटी चेंज नहीं होती है, जैसी है वैसी ही रहेगी। Therefore we say that this function is a increase. शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता दूं, जिसकी इक्वालिटी चेंज होती है उसको हम डिक्रीज कहते हैं, और जिसकी इक्वालिटी चेंज नहीं होती है उसको हम इंक्रीज फंक्शन कहते हैं। ओके, आपको वेरीफाई करना तो देखो ये 2
और ये 3 2 है, उसको मैं x1 कहता हूं, ये x2 x1 2 है, x2 3 है, तो क्या हुआ, x1 लेस देन x2 हुआ कि नहीं हुआ। ये fx1 और ये fx2, इसकी वैल्यू 4 और 9, यानी कि फंक्शन की वैल्यू कैसी हुई, ज्यादा हुई कि नहीं हुई। जब भी आप यहाँ पे देखो, ये 2 और 3, 2 यानी x1, 3 यानी x2 बड़ा है, 3 बड़ा है तो, पर लेकिन उसकी वैल्यू देखो 0.5, 0.33, यानी कि वैल्यू कैसी होती है, fx1 की ज्यादा है, इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, fx2। ओके, तो ये फंक्शन इंक्रीज फंक्शन हुआ। ऐसे भी आपको वेरीफाई करना हो तो कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, वैसे तो इसमें तो जितनी बातें करें इतनी बहुत है, कम है, बहुत कम है। आपको सिर्फ यही याद रखने का है, इंक्रीज इज इक्वालिटी, वही की वही, इक्वालिटी जो है वही की वही रहती है, उसको इंक्रीज, एंड डिक्रीज एंड इक्वालिटी जो है उससे चेंज हो जाती है, लेस देन हो तो ग्रेटर देन तो लेस देन, उसको डिक्रीज फंक्शन कहते हैं। और एक बात, जो डिक्रीज फंक्शन है हम उसको इस तरह का सिंबल है, नीचे की ओर का आपको ऐसे एरो बताना होता है, इसको ऐसे, ये डिक्रीज फंक्शन है। और इंक्रीज फंक्शन का जो सिंबल है वो इस तरह से ऊपर की तरफ का एरो आता है, बराबर, इसको हम इंक्रीज फंक्शन कहते हैं। यानी ऊपर की तरफ का जो एरो हो उसको इंक्रीज, और नीचे की तरफ का जो एरो आता है उसको डिक्रीज फंक्शन कहते हैं। ओके, ये मैंने एक छोटी सी आपसे बात की है। अब ये बात करने का ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ये सब बातें, तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री में सोचना है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसा होगा, बराबर। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कौन से क्वाड्रेंट में कैसा होगा, बराबर, तो वो अपने को सोचने का है। तो हम इस तरह से सोचते हैं, ये यूनिट सर्कल अपना, ये यूनिट सर्कल वाई एक्सिस, इट इज एक्स एक्सिस, एक्स अक्स एंड वाई अक्स। यहां पे पॉइंट ए ऑफ 1 0, यहां पे पॉइंट आता है बी ऑफ 0 1, यहां पे पॉइंट आता है ए डैश ऑफ -1 0, यहां पे पॉइंट आता है बी डैश 0 -1, क्लियर। अब यहां पे 0 से π/2, 0 से π/2 दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई सेकंड, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 3π/2 से 2π इट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो ये सभी क्वाड्रेंट के अंदर हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसकी कहाँ पे इंक्रीज होता है, कहाँ पे डिक्रीज होता है, वो अपने को अब समझने का है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 लेस देन x लेस देन π/2, इट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। π/2 लेस देन x लेस देन π, सेकंड क्वाड्रेंट। पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, it is the third quadrant, and 3π/2 less than x less than 2π is the fourth quadrant. ये fourth quadrant, okay? ये first quadrant है, ये first quadrant, ये second quadrant, ये third quadrant and ये fourth quadrant. अब फंक्शन लेते हैं। पहले हम साइन फंक्शन से शुरुआत करते हैं, साइन फंक्शन की शुरुआत करते हैं। तो साइन फंक्शन, अब आपको मालूम है कि साइन फंक्शन इट इज अ वाई कोऑर्डिनेट। चैप्टर के बहुत आगे मैंने समझाया था कि कोई भी पॉइंट है उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, उसके रिलेशन, उसका जो रिलेशन है वो साइन फंक्शन के साथ होता है। यानी कि कोई भी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी कि साइन फंक्शन।
अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। देखो यहाँ पे क्या है, 0 है y कोऑर्डिनेट, और 0 से 1, इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, बराबर। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट 0 से 1 होता है, यानी कि बढ़ रहा है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। साइन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, यहां पे देखते हैं अब क्या होता है। यहां पे y कोऑर्डिनेट 1 है, यहां पे y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, तो y कोऑर्डिनेट 1 से 0, 1 से 0 क्या हुआ, घट रहा है ना, घटता है, यानी कि इंक्रीज, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू कम होती है, कम होती जाती है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर y कोऑर्डिनेट 0 से -1 की ओर जाता है, y कोऑर्डिनेट 0 से -1 की ओर जाता है, 0 से -1 यानी फिर से घट रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। ऐसा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग। अब उसके बाद -1 से 0, -1 से 0 क्या हुआ, -1 से 0 ज्यादा हुआ ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि इंक्रीजिंग। ओके, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट देखने के हैं, यूनिट सर्कल पढ़ के कोऑर्डिनेट आपको देखने हैं। जब आप साइन फंक्शन की बात करते हैं तो y कोऑर्डिनेट देखना है, जब आप साइन फंक्शन की बात करते हैं तो आपको y कोऑर्डिनेट देखना है, और जब आप कॉस फंक्शन की बात करते हैं तो x कोऑर्डिनेट देखना है। तो कॉस फंक्शन यानी कि x = cos x। तो चलो अब हम 1 बाय 1 क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी क्वाड्रेंट में हम x कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या होता है। तो x कोऑर्डिनेट 1, उसके बाद 0, 1 से 0, 1 से 0 यानी घट रहा है भाई, 1 से 0 घटता, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। कैसा फंक्शन हुआ, अब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर हम कॉस कोऑर्डिनेट देखते हैं, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 से -1, 0 से -1 घटा, यानी कि इसमें कॉस इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। ओके, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखो -1 से 0, -1 से 0, -1 से 0, बराबर, इंक्रीज हुआ ना, वैल्यू बढ़ती है, तो -1 से 0 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू बढ़ रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट 0 से 1, 0 से 1 यानी बढ़ रहा है, यानी कि ये इंक्रीज फंक्शन हुआ। दैट इज अ शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको बता दूं कि साइन फंक्शन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज फंक्शन है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इंक्रीज फंक्शन है, और सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर डिक्रीज फंक्शन है। कॉस फंक्शन फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंड थर्ड एंड फोर्थ के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन है।
ओके, चलो अब सेक और कॉसेक की बात कर लें। तो सेक और कॉसेक के लिए छोटी सी बात है। तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है। तो जहां जहां पे साइन डिक्रीजिंग होता होगा, जहां पे साइन डिक्रीजिंग हो वहां पे कॉसेक इंक्रीजिंग होगा, बराबर। उसको विरुद्ध में, उसके ऑपोजिट में है ये, बराबर। तो कॉसेक देखो, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, तो कॉसेक कैसा होगा? इंक्रीजिंग। साइन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड के अंदर डिक्रीजिंग है, तो कॉसेक यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीजिंग। ओके, अब सेक फंक्शन, सेक फंक्शन की हम बात करते हैं। तो कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर डिक्रीजिंग है, फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। ओके, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के अंदर इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब रहा tan और cot की बात। तो आपको ये बात दिमाग के अंदर सेट कर लेने के लिए, याद रख लेने का है कि tan is a always increasing function all quadrant, in all quadrant. tan is a increasing function in all quadrant. ओके, और सिमिलरली cot के लिए क्या होगा? तो tan सभी में इंक्रीज होता है, तो भाई cot भैया इंक्रीजिंग हो जाएंगे। cot कैसा हो जाएगा? इंक्रीज। इसकी कोई भी प्रूफ आपके पास नहीं है, कि मेरे पास भी नहीं है, बराबर। कि tan इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन इन ऑल क्वाड्रेंट एंड cot इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन ऑल क्वाड्रेंट। ओके, यानी कि ये हमारा एक टॉपिक था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। ये आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि हम इसका यूज 12th में करेंगे। इसका यूज हम कहाँ करेंगे? 12th में। ओके, ये समझाया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, लेकिन इसके सम नहीं है, इसके सम नहीं है। इसके सम होते हैं एमसीक्यू में होते हैं, जेडबल के एमसीक्यू में होते हैं। जब हम जेडबल के लेक्चर लेंगे, बराबर, जब स्टार्ट होगा फेस टू फेस, हम जब मिलेंगे तब मैं इसके सम आपको करवाऊंगा। ओके, तो ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, आपको इतना याद रखना है कि साइन फर्स्ट एंड फोर्थ के अंदर इंक्रीजिंग एंड सेकंड एंड थर्ड के अंदर डिक्रीजिंग, कॉस फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर डिक्रीजिंग और थर्ड एंड फोर्थ के अंदर इंक्रीजिंग। ये तो इन दोनों का रेसिप्रोकल है। tan और cot के लिए तो याद ही रखना है कि tan इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड cot इज ऑलवेज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब ये टॉपिक है। इसके अलावा एक ग्राफ समझना है अपने को, ग्राफ, बराबर। साइन फंक्शन का ग्राफ, tan फंक्शन का ग्राफ, cot, sec, cosec, वो सब फंक्शन का मैं आपको ग्राफ समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट, उसके बाद ग्राफ समझाने के बाद रेंज फाइंड करने के सम, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। ओके स्टूडेंट, चलो ग्राफ समझते हैं। स्टूडेंट, एक टॉपिक हमारा बाकी था, ग्राफ। ग्राफ के बारे में मुझे आपको समझाना है कि ग्राफ, तो साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, tan फंक्शन और cot फंक्शन का ग्राफ। आपको क्या याद रखना है कि ये जो फंक्शन का जो ग्राफ है उसका शेप कैसा है,
कैसी तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको तो सिर्फ अपनी नोटबुक के अंदर अभी सिर्फ एक ही बार ड्रॉ करना है, लेकिन उसको ग्राफ पेपर के अंदर ड्रॉ नहीं करना है। तो आपको मालूम है कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। हाँ, पहले तो मैं बता दूं कि एक्स अक्ष पे, ऑन एक्स अक्ष पे क्या आता है, 0 आता है, π/2 आता है, पाई 3π/2 ऐसा आता है, और y अक्ष पे 1 और यहाँ पे -1, क्योंकि उसके ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि साइन और कॉस की रेंज -1 से 1। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 3π/2 की वैल्यू -1, साइन 2π की वैल्यू 0। उसी तरह हम आगे जा सकते हैं ऐसा। इसी तरह नेगेटिव साइड में कि साइन ऑफ -π/2 -1, साइन -π की वैल्यू 0, -3π/2 की 1 और -2π की 0। यानी कि ये साइन फंक्शन का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, साइन फंक्शन का ग्राफ। ओके, ये कॉस फंक्शन, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस π/2 की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 3π/2 की वैल्यू 0 और 2π की 1। ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि कॉस का जो ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट होता है। देखो अच्छी तरह से देखो, जब भी साइन का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन पॉइंट 0 से, ऐसे ऐसा है, यहां पे पासिंग होता है। जब भी ये ग्राफ कॉस का ग्राफ होता है वो 1 में से पास होता है, ऐसा। ये कॉस फंक्शन का ग्राफ है, ये साइन फंक्शन और ये कॉस फंक्शन का ग्राफ। अब टेन फंक्शन, तो टेन फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस तरह से है, इस तरह के शेप में। ये tan x का ग्राफ है इस तरह से। क्यों? क्योंकि tan π/2 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, tan π/2 की वैल्यू अनडिफाइंड है, tan 3π/2 की वैल्यू भी अनडिफाइंड है, -π/2। अब सोचो tan π/2 की वैल्यू निकालने का सोचो, sin π/2 अपॉन cos π/2, तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि 1/0, तो अनडिफाइंड हो गया। यानी कि ये tan का ग्राफ इस तरह से ये tan का ग्राफ है। और क्वाड का जो ग्राफ है इससे ऑपोजिट है, यानी कि ऐसे डायरेक्शन में जाता है, ये ऐसे, बराबर। ये क्वाड का ग्राफ है और ये tan का ग्राफ है। क्लियर? आपको सिर्फ ये चार जो ये फंक्शन है उसका ग्राफ आपको याद रखना। अभी सेक और कॉसेक की भी बात करता हूं, लेकिन आपको फिलहाल अभी तो साइन, कॉस, टेन और कॉट, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इसकी जरूरत 12th में पड़ती है। 12th के अंदर चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर आपको ये ग्राफ पूछा जा सकता है, लेकिन उसमें आपको साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना है। जब आएगा तब मैं बोलूंगा, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन, कॉस, टेन, कॉट। ओके। दूसरी बात, साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसे कंटिन्यूअस जाता है। देखो कॉस का भी ग्राफ कंटिन्यूअस है। हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेंसिल उपाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, पेंसिल के पेन नहीं उपाड़ते, देखो ऐसे ही कंटिन्यूअस ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा देखो, राइट। तो ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। बट टेन फंक्शन देखो, यहां से आपने ड्रॉ किया, यहां से आपको छोड़ दिया, उसके बाद यहां से स्टार्ट किया, उसके बाद आपने यहां से छोड़ दिया, यानी कि टेन फंक्शन वो -π/2 से +π/2 में कंटिन्यूअस है, -π/2 से +π/2 में कंटिन्यूअस है। कॉट भी 0 से π/2 में कंटिन्यूअस है। सभी रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं है। जब भी साइन और कॉस सभी के लिए, देखो सभी इंटरवल के लिए कंटिन्यूअस है, ये सभी इंटरवल के लिए ये कंटिन्यूअस है, बराबर। तो आपको ये टॉपिक बाकी था, साइन, कॉस, टेन, कॉट। ओके, अभी मैं सेक और कॉसेक की बात करता हूं आपसे। आगे के दो और ग्राफ में आपको समझाता हूं, कॉसेक फंक्शन एंड सेक फंक्शन का। तो कॉसेक फंक्शन और सेक
दोनों में थोड़ा ही डिफरेंट है। दोनों की जो रेंज आप देखेंगे तो सेक और कॉसेक की रेंज आर माइनस ओपन इंटरवल -1 1 है। यानी कि इसका मीनिंग ये होता है कि सेक और कॉसेक की वैल्यू, सेक और कॉसेक की वैल्यू वो -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी, यानी कि -1 और 1, यानी -1 से शुरू करके नेगेटिव डायरेक्शन और 1 से स्टार्ट करके पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि इतना पार्ट नहीं होगा। ये सेक और कॉसेक का रेंज है। यानी कि आप ग्राफ देखो, ये ग्राफ के अंदर 1 और ये -1, ये -1, यानी कि 1 और -1 के बीच के कोई भी रियल नंबर ग्राफ के अंदर नहीं होंगे। ओके, अब दूसरी बात, अब मैं कॉसेक की पहले बात बताता हूं। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉसेक 0 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, यानी कि ऐसे पाई और 0, साइन पाई की वैल्यू 0, तो कॉसेक पाई की वैल्यू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है इसलिए मैंने ऐसे डॉट डॉट लाइन की है यहाँ पे, और ये ग्राफ इतने इंटरवल में आएगा और पाई से वो अनडिफाइंड हो जाता है। उसके बाद पाई से ये 3π/2 और 2π, यानी ये डायरेक्शन पे नीचे की ओर नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, ऐसे ही ये कॉसेक का ग्राफ आएगा। ऐसे ही अपोजिट साइड में आप देखो तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -π/2 और ये -π, तो -π में भी ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉसेक का जो ग्राफ है इस तरह से है। अब सेक फंक्शन का ग्राफ, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, देयरफॉर सेक 0 की वैल्यू भी 1 होगी। ओके, तो सेक 0 की वैल्यू 1, यानी कि सेक का जो ग्राफ है इस तरह से आता है। इसमें π/2, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0, देयरफॉर sec π/2 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। कैसी वैल्यू हो जाएगी? अनडिफाइंड, यानी कि π/2 में मैंने यहाँ पे डॉट लाइन बताई, ये 3π/2। तो ये sec का ग्राफ इस तरह से है, ये sec का ग्राफ बराबर, यहाँ पे उसके बाद ये यहाँ पे आएगा, यानी sec, ये sec और cosec, इन दोनों में कॉमन बात क्या है? तो -1 और 1 के इंटरवल में नहीं जाएगा। ओके, sec x का जो ग्राफ है वो यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि इस तरह से है, इतना ऐसे ही आता है बराबर, और इसका जो ग्राफ है cosec का ये इस तरह से है। क्लियर? यानी sec और cosec का ग्राफ इस तरह से है। यानी कि मैंने आपको 6 फंक्शन साइन, कॉस, tan, cot, 6 के 6 फंक्शन के मैंने ग्राफ आपको समझाए। आपको वो सभी जो ग्राफ है, जो भी ग्राफ है, उसका सिर्फ किस टाइप के ग्राफ है वही आपको याद रखना है, वही आपको समझना है, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना आपको कि सभी जो ग्राफ है इसका यूज आपको 12th में होगा, इसलिए। चलो, और एक बात, 3.5 के अंदर मैंने आपको बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस के सम नहीं करने के हैं अपने को, हाइट एंड डिस्टेंस के सम नहीं करते, उसके आगे इलिस्ट्रेशन है वो आप देख लेना, बराबर। उसमें भी हाइट एंड डिस्टेंस वाले जो इलिस्ट्रेशन है वो मत करना एग्जाम्पल, लेकिन वो 2 एग्जाम्पल है वो कर लेना, वो तो बहुत ईजी है। एक और बात, एक और टॉपिक, रेंज। कोई भी फंक्शन का रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी फंक्शन का रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके 3-4 सम लेते हूँ, वैसे तो बहुत सारे सम ले सकता हूँ, लेकिन 3-4 सम लेके मैं आपको समझाता हूँ कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले मैं आपको साइन और कॉस, साइन फंक्शन उसकी रेंज -1 to 1,
दैट इज -1 लेस देन और इक्वल टू sin x लेस देन और इक्वल टू 1। मालूम है नहीं ये? इसी तरह cos फंक्शन, तो cos फंक्शन की भी रेंज -1 to 1, दैट इज -1 लेस देन और इक्वल टू cos x लेस देन और इक्वल टू 1। ये cos फंक्शन की रेंज दोनों की सेम है। और इन दोनों में स्क्वायर करते हैं हम क्या करते हैं? स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर इज बिलोंग्स टू 0 से 1, कॉस स्क्वायर आता है तो भी 0 से 1, यानी 0 लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, 0 लेस देन और इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर? यानी कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आता है तो उसकी जो रेंज है वो 0 से 1 होती है। उसके बाद मैंने आपको समझाया था सेक और कॉसेक की बात। sec x इज बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल, अभी मैंने ग्राफ के लिए भी समझाया था। अब इसके अंदर जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करते हैं तो उसकी रेंज 0 से 1 से इनफाइनाइट हो जाती है। sec स्क्वायर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इसी तरह cosec स्क्वायर x इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इस टाइप के मैं रेंज की बात करना चाहता हूँ। इस टाइप के जो भी इक्वालिटी आती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। वैसे रेंज वाले सम हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर रेंज फाइंड करने वाले सम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए कि हम कैसे रेंज फाइंड करते हैं। सपोज 5 माइनस 3 साइन 7x, इसकी रेंज फाइंड करनी है। 5 माइनस 3 साइन 7x, उसकी हम रेंज फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन यानी कि -1 लेस देन और इक्वल टू साइन 7x लेस देन और इक्वल टू 1। क्लियर? -1 से 1। अब आगे मल्टीप्लाई में -3 है, तो पहले मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस से वो प्लस हो जाएगा। 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 साइन 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज। अब इसको पूरा उल्टा कर दो, तो -3 लेस देन और इक्वल टू -3 साइन 7x इज लेस देन और इक्वल टू 3। अब आगे 5 है तो मैं 5 ऐड करता हूं। 5 माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 3 साइन 7x 5 प्लस 3। ओके, यानी कि 5 माइनस 3 दैट इज 2 लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 3 साइन 7x लेस देन और इक्वल टू 8। देयरफॉर ये फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्या आ गई? ओपन क्लोज इंटरवल 2 से 8। इसी तरह रेंज फाइंड करते हैं। पहले मल्टीप्लाई करने का, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने का। पहले क्या करने का? मल्टीप्लाई। तो साइन 7x -1 से 1, उसकी तो आपको मालूम है रेंज। साइन 7x के आगे मल्टीप्लाई में क्या है? -3, तो मैं -3 से मल्टीप्लाई करता हूं पूरी इक्वालिटी को, तो -3 -1 +3 लेस देन का ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 साइन 7x लेस देन का ग्रेटर देन और -3। उसके बाद इक्वालिटी को मैंने पूरा ऐसा घुमा दिया, तो ऐसे में घुमा दूंगा तो भी इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। -3 लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन का लेस देन। उसके बाद 5 आता है, 5 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, तो यानी कि मुझे 5 ऐड कर दिया मैंने सभी में, तो 5 माइनस 3 2 और 5 प्लस 3 8, और बीच में देखो क्वेश्चन हो गया, पूरा क्वेश्चन बीच में आ गया। यानी कि ये जो क्वेश्चन है यानी कि ये फंक्शन है उसकी रेंज 2 से 8। चलो और एक सम लेता हूं।
10 प्लस 3 cos 8x या तो cos 2x, कुछ भी है। cos के लिए भी यही बात है हमारे लिए। cos की रेंज क्या होती है? -1 लेस देन और इक्वल टू cos 2x लेस देन और इक्वल टू 1। cos 2x की रेंज -1 से 1 और मल्टीप्लाई में 3 है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 लेस देन और इक्वल टू 3 cos 2x लेस देन और इक्वल टू 3। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब मैं 10 ऐड करता हूं। अब इसके अंदर 10 ऐड कर रहा हूं तो 10 - 3 लेस देन और इक्वल टू 10 प्लस 3 cos 2x लेस देन और इक्वल टू 10 प्लस 3। 10 - 3 7 is less than or equal to 10 plus 3 cos 2x less than or equal to 30। यानी कि ये फंक्शन की रेंज क्लोज ओपन इंटरवल 7 to 30। क्लियर? चलो और एक सम लेता हूं। इस तरह से सपोज 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 minus 2 sin square x, 5 minus 2 sin square x। तो sin square आया, sin square आता है तो अपने को मालूम है कि sin square की रेंज कितनी होती है? 0 से 1। sin square x की रेंज कितनी होती है? 0 से 1। अब इसके आगे -2 है तो पूरी इक्वालिटी को -2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 sin square x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इक्वालिटी को उल्टा कर देते तो -2 इज लेस देन और इक्वल टू -2 sin square x इज लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वालिटी को मैंने उल्टा कर दिया। अब इसके आगे 5 है तो मैं 5 ऐड करूंगा तो 5 - 2 लेस देन और इक्वल टू 5 - 2 sin square x is less than or equal to 5 plus 0। 5 - 2 that is a 3। 5 - 2 sin square x is less than or equal to 5। यानी कि इसकी जो रेंज होती है वो 3 से 5। इसकी जो रेंज वो कौन सी है? 3 to 5। ओके, अब इसके आगे और एक सम इस तरह से सपोज cos x square x की बात करते हैं। 5 cos x square x cos x square x -2 उसकी बात करते हैं। तो cos x square x के लिए भी मैंने अभी आपको बताया था कि cos x square x हो या sec square x हो, इन दोनों के लिए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 से मल्टीप्लाई तो 5 cos x square x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 5 cos x square x -2 is greater than or equal to 5 - 2। That is a 5 cos x square x, 5 cos x square x -2 is greater than or equal to 3। यानी कि ये फंक्शन की रेंज कितनी हुई? ये फंक्शन की रेंज 3 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक, 3 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक है। यानी कि ये फंक्शन की रेंज ओपन क्लोज इंटरवल 3 to इंफिनिटी। ऐसे बहुत सारे सम है, मोड वाले भी सम है, बॉक्स फंक्शन की भी सम है, लेकिन वो सभी सम आपको समझना नहीं है। हाँ, समझना है तो JEE के अंदर आपको समझना होता है, बराबर। वो जब हम बात करेंगे, जब हम फेस टू फेस आपसे मिलेंगे तब हम ज़्यादा इसकी बात करेंगे, कोई बात, बराबर।
फिलहाल तो अभी इतना ही याद रखो। ओके स्टूडेंट, यानी कि आज मैंने कौन सी आपसे बातें की है। आज मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की बात की है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड 6 टाइप हमारे ये 6 फंक्शनों का ग्राफ और ये रेंज फाइंड करने के सम, ऐसे बहुत सारे सम बन सकते हैं। आपको ये सभी बातें एक बार अपने नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से लिखना है, ग्राफ भी आपको ड्रॉ करने हैं, बराबर, क्योंकि मैंने बताया था ग्राफ का यूज हम 12th के अंदर करेंगे, ग्राफ का यूज हम 12th के अंदर करेंगे, बराबर। और इक्वालिटी मैंने इसलिए आपको बताया कि ऐसी इक्वालिटी आपको मालूम होनी चाहिए, बराबर, क्योंकि ये इक्वालिटी भी आती है, उसका भी यूज हम स्टैंडर्ड 12 के अंदर करेंगे इसलिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर आज खत्म होता है। आज का हमारा ये चैप्टर का लास्ट वीडियो था। ओके, अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको ये चैप्टर की अच्छे से अच्छे रिवीजन करते रहना है। ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म हो गया तो बात पूरी हो गई, ऐसा मत सोचो, बराबर। हफ्ते में या तो 2 हफ्ते के अंदर या तो 15 दिन के अंदर, आप कभी भी टाइम मिले तब आपको सभी प्रश्नावली, सभी एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, एक्सरसाइज 3, बराबर। हाँ, 3.5 के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस वाले सम मत करना, बाकी सब इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल वो सभी का रिवीजन करते रहना, तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपके दिमाग में से निकलेगा नहीं। ओके स्टूडेंट, तो ये सभी बातें आज की 1 टाइम्स लिख दो और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।